तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? नियंत्रण। नियंत्रण यानी कि आपके महिष्मति सम्राट का, यानी कि आपके जो ये पूरा शरीर है, बॉडी है, इसमें हजारों तरह के ऑर्गन है और हजारों तरह की क्रियाएं होती हैं। इन सब का बॉस कौन है, कौन इनको कंट्रोल करता है और किसका वचन ही है शासन, तो वो हमने जान लिया था ब्रेन है। ठीक है, और ब्रेन में क्या होता है कि हमारी ब्रेन में होती है नर्व्स। जो नर्व्स जो होती हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स जो है हमें बाहर की तरफ से जो भी रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे, जो बाहर से चीजें ग्रहण करते हैं, जैसे आईज है वो देख रही हैं, कान है सुन रहे हैं, हाथ है त्वचा है छू रहा है, कुछ तो महसूस हो रहा है, तो ये सारी सूचना पहुंचती है हमारी ब्रेन तक। और उसके बाद ब्रेन जो हमारा होता है वो हमारा सारा काम करता है। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेन होता है वो हमें जो बाहर से सूचना मिलती है, फिर हमें क्या काम करना होता है उसको पता होता है, तो वो उस हिसाब से वो सूचनाएं भेजता है कि भाई ठीक है ये काम अब करना है, चलो कर डालो इसे, ये वाले अंक को ये ऑर्डर दे दो कि उसका भी ये काम करने का समय आ गया। वो कैसे आता है, सूचनाएं कैसे जाती हैं, कैसे आती हैं, वो जो हमने न्यूरॉन सेल पढ़ी थी उस सेल में विद्युत की गति के साथ, यानी कि विद्युत संवेग उसको बोल सकते हैं, उसकी तरह से वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जुड़ी होती है और वो सिनेप्सिस के थ्रू, और वो जो है इधर से संदेश एक न्यूरॉन से होता है वो दूसरे न्यूरॉन में जाता है। ठीक है, सेंट्रल में तो हमारा ये है कि ब्रेन है जो सेंट्रल होता है, और उसके बाद हमारा है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, और उसके बाद ब्रेन से कई सारी तंत्रिकाएं निकली होती हैं और मेरुरज्जु से कई सारी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। तो ये जो चारों तरफ फैला होता है इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल वाला हो गया। और ऑटोनॉमस, जो अचानक कोई आपदा आ गई, मतलब अचानक से आपने जो एग्जांपल दिया था कि आप पढ़ के गए हो बायो और आ गया मैथ्स का पेपर, तो फिर जो आपके साथ होगा अचानक से, और उसको कंट्रोल करता है हमारा सिंपैथेटिक, यानी कि एक अलग जो होता है स्वायत्त वाला, वो वाला ब्रेन का पोर्शन अचानक से जो आपदा आती है उसको कंट्रोल करता है। उस समय हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा ब्रेन होता है, अगर ये डेड हो गया, ठीक है, अगर इसमें कुछ चोट लग गई या ये जैसे कोमा में चले जाते हैं तो ब्रेन डेड हो जाता है, तो हमारी आंखें काम करती हैं, हाथ पैर काम करते हैं, सब कुछ ठीक है, सारी चीजें ठीक है, सारे मसल्स ठीक है, लेकिन अगर ब्रेन नहीं काम कर रहा है तो वो कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा उसको करना ही क्या है, बस देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं और सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। तो ये जो हमारे रिसेप्टर होते हैं ये हमारे ब्रेन की ही वजह से काम करते हैं, और ब्रेन में सबके लिए अलग अलग वो होता है, मेमोरी के लिए अलग से सेरेब्रम होता है, फिर उसके बाद जो हमारा कॉर्निफेरा, यहाँ पर बहुत सारी हमने ब्रेन का कैटेगराइजेशन भी किया था कि अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो ठीक है, ये चैप्टर में आपको मिलेगा इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे समन्वय। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें तो हो गई, नियंत्रण तो हो गया कि हमारा ब्रेन कर रहा है, लेकिन अब इनमें कैसे, कहाँ से कौन सी सूचना जाती है और कैसे कौन कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे के साथ, वो कैसे समझते हैं एक दूसरे को, कैसे संदेश मिलता है, एक्सचेंज कैसे होता है, तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे समन्वय में। इसमें हमारी ग्रंथियां आती हैं और पौधों में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारे जैसे कान है, हाँ, ये बाहर से सूचना हमारी कैसे जाती है ब्रेन तक, कुछ जरिए बनाए गए हैं ना, संवेदी अंग बनाए गए हैं, जैसे कि क्या है, हम सुनते हैं अच्छा तो तुम हमारी बातें कर रहे थे बेटा, हमें तो सब सुनाई दे रहा है, हमारे कान भी कच्चे नहीं है ना। तो वो होता है हमारा फोनो रिसेप्टर। फोन से आप रिलेट कर सकते हैं। फोनो रिसेप्टर क्या, जो हम सुन के, जो हमारे कान, फोनो रिसेप्टर कान में वो तंत्रिकाएं होती हैं जो सुन के कोई सूचना ग्रहण करती हैं। जैसे हमने सुना ए चल जरा, तो आपको क्या है, कैसे आप इधर आ जाते हो, क्या आपकी जो किसी दोस्त ने चल निकल निकल, तो क्या होता है, आप समझ जा रहे हो ना कि हाँ अभी हमको निकलने को बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं निकल लूं, मतलब अब आपको भी अपनी तरफ से प्रत्युत्तर कुछ देना होगा ना भाई, इज्जत का सवाल है। तो ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलती हैं। जैसे अब जो है किसी ने कह दिया कबूल है ना, तो कबूल है वो कह रही है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, फोनो रिसेप्टर होना चाहिए ना उसके लिए भाई। तो फोनो रिसेप्टर क्या, अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो चीजें हम सुनते हैं, जो ध्वनि के रूप में हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं, उसका जो मीडियम होता है वो होता है हमारा फोनो रिसेप्टर। अच्छा, उसके बाद होता है फोटो रिसेप्टर। अब फोटो का मतलब ये नहीं है कि खींच मेरी फोटो है ना, फोटो यानी फोटो हमारा क्या है, लाइट से। साइंस में फोटो को हम लाइट से रिलेट करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप। तो ये फोटो मतलब लाइट है, जहाँ लाइट पड़ती है, जो लाइट के से हम सेंसिटिव होते हैं, जो लाइट की वजह से, उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। ठीक है, अच्छा, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो यानी कि गर्म है, ठंडा है, क्या है, ये सारी चीजें हम थर्मो रिसेप्टर से पता चलता है हमको। ठीक, और ये सब थर्मो रिसेप्टर क्या है, टच करोगे, कोई चीज छुओगे तभी तो पता चलेगा। इसके लिए हमारी जो स्किन होती है ये सेंसिटिव होती है, स्किन से ही तो पता चलता है कुछ चीज, कुछ ठंडा है, कुछ गर्म है ना। तो वो थर्मो रिसेप्टर में हमारी स्किन भी आती है। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब महक। ऑल्फैक्टरी जो है वो महक से जुड़ी हुई है कि अच्छी महक है, या घर में घुसते ही पता चल रहा है कि आज बिरयानी बन रही है, तो कैसे पता चल गया, गेट पे कैसे पता चल गया, वो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ठीक काम कर रहे हैं इसलिए पता चल रहा है। ठीक है, और गस्टरेटरी रिसेप्टर, गस्टरेटरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो हमारे स्वाद से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ देखी कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जिससे हम बाहर से यानी वातावरण से हम सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, यानी कि कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ में पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, तो वो सारी चीजें इस डिपार्टमेंट में देखी जाती है। अच्छा, अब हम देखो अपने बारे में बहुत बढ़िया यार, और लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए। आज हम पादपों से शुरुआत करेंगे, यानी आज हम पहले पढ़ेंगे पादपों में गति कैसे होती है। देखो भैया, इंसान है या कोई भी एनिमल है, उसमें तो नर्वस सिस्टम है, हमने पढ़ लिया भैया, सेंट्रल भी नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल भी है, स्वायत्त अलग है, ऑटोनोमस वाला अलग है, कि अचानक कोई मुसीबत आ गई तो उसके लिए अलग है। मतलब बहुत सारी नर्व्स हैं, सैकड़ों 1.5 किलो का दिमाग है, तो ये सारी चीजें तो है। लेकिन बेचारे पौधे में तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो पौधों में कैसे काम चलता है? तो पौधों में क्या होता है कि जो गति होती है वो कैसी होती है, ये पहले देखते हैं। गति क्यों होती है, कैसे होती है ये। तो देखो, पहली होती है प्रकाशानुवर्तन। अनुवर्तन देखो सब में कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। अनुवर्तन मतलब उस तरफ या उसके मतलब रिएक्शन में, है ना। तो प्रकाशानुवर्तन यही फोटोट्रॉपिज्म, यहाँ भी देखो फोटो आ गया, प्रकाश का नाम लिया और फोटो आ गया। यानी कि जब लाइट पड़ती है किसी चीज पे, अगर सूरजमुखी देखा है, सूरजमुखी की जिधर सूरज जाता है उधर उधर उसका मुंह चला जाता है ना, इसलिए उसका नाम ही सूरजमुखी है। यानी कि वो लाइट के लिए वो बहुत सेंसिटिव है ना, प्रकाश के लिए सेंसिटिव है। तो प्रकाशानुवर्तन मतलब जो प्रकाश की तरफ पॉजिटिवली जिसका रहता है रुझान, वो प्रकाशानुवर्तन है। और अगर जैसे देखो क्या होता है, कुछ फूल होते हैं वो दिन में खिलते हैं। दिन में खिलते हैं मतलब क्या, दिन में और रात में क्या अंतर है? खाली उजाले का ही तो अंतर है। अगर सूरज निकला तो दिन, नहीं निकला तो रात, है ना। तो वही है, तो मतलब कि अगर उजाला हो जाता है तो वो खिल जाते हैं, यानी कि वो भी प्रकाशानुवर्ती हैं, यानी वो उसके ऊपर भी वो प्रकाश की तरफ पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक। अब गुरुत्वानुवर्तन आप कहाँ देखते हो? गुरुत्व में क्या होता है? ये गुरुत्व जो है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो देखो पृथ्वी है, अब इसमें अगर जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो नीचे की तरफ खींचता है ना। गुरुत्वाकर्षण आप वो सबसे बड़ा आफत क्या है, इस गुरुत्वाकर्षण की देन क्या है? ये जो एप्पल गिरा आइंस्टाइन के सिर पे, तो वही तो है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आया, उसे लगा काय को नीचे आया भाई, वो तो पीछे ही पड़ गया और आज तक हमसे झेल रहे हैं। तो ये क्या है कि जियोट्रॉपिज्म मतलब जो पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी की वजह से जो लग रहा है बल वो। अब देखो पौधे जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो तो भैया ठीक है, वो नीचे की तरफ ही जा रही हैं, वो तो पॉजिटिवली जा रही है, तो उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। लेकिन जो तना होता है वो उल्टा ही चल रहा है, ऊपर ही की तरफ जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है नीचे, लेकिन वो बढ़ता जाता है ऊपर। इसका मतलब है कि वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म है ना। वो जियोट्रॉपिज्म यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, इसलिए वो नेगेटिव है। देखो हर किसी में अगर प्रकाश की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगर प्रकाश से दूर जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो वो नेगेटिवली, है ना। अब जैसे जलानुवर्तन भी ऐसी है, जो पानी की तरफ आकर्षित हो रहा है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है, और जो पानी की तरफ विपरीत जा रहा है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। और रसायनानुवर्तन कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म कहाँ देखते हो? देखो परागण जब होता है, परागण में यहाँ क्या होता है, जो पराग यहाँ पर जो पराग कण यहाँ पर होता है, उससे जो पराग नली निकलती है वो यहाँ अंडाणु तक आनी होती है। अब उसको कैसे पता होगा कि हमें यहाँ तक जाना है? वहाँ कुछ केमिकल निकलते हैं और वो केमिकल इस नली को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ तक आओ भैया हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो वो जो महक होती है, उसकी साथी की महक जो होती है वो जो खींचती है, उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं कि तेरी खुशबू, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि उसकी खुशबू है हवाओं में, है ना, तो वो खुशबू, वो केमिकल, तो खुशबू क्या है? केमिकल है, और आपके जो चल रहा है मन में वो केमिकल लोचा, है ना। तो वो क्या होता है कि जो परागण है वो केमिकल रिलीज हो रहा है यहाँ पर, इसी की वजह से वो यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। और क्या है? थिग्मोट्रॉपिज्म यानी कि टच की वजह से। जैसे देखो आप मटर का पौधा है या लौकी का पौधा है, कोई ऐसा जो लता के फॉर्म में होता है, तो उसके अगल बगल जो भी होता है वो उसको पकड़ के चढ़ने लगता है ना। कुछ भी आप उसके बगल रख दीजिए, आप कुछ भी लकड़ी या कुछ भी चीज रख दीजिए, वो उसी को पकड़ के मतलब वो जैसे उस चीज को पाता है उसको लपेट लेता है। तो ये थिग्मोट्रॉपिज्म का उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि पादपों में कैसे गति होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि सब में इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट इसको बोलते हैं, यानी कि इसमें एक दिशा में गति हो रही है। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर उस दिशा में जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर उसके विपरीत दिशा में जा रहा है तो नेगेटिव। नहीं जी, इसके अलावा होती है एक नेस्टिक मूवमेंट, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होती है, बस वो मूवमेंट होती है। जैसे कि छुई का पौधा है, आपने देखा है छुई का पौधा, उसे टच मी नॉट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आप टच करेंगे तो वो शर्मा जाता है ना। शर्माता है कि नहीं? वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो उसमें कोई दिशा विशा नहीं है, आप किसी भी दिशा से उसको छुइए वो शर्मा ही जाएगा, उसकी पत्तियां सिकुड़ ही जाएंगी। क्यों? उसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। उसमें क्या होता है कि वो रिलीज कर देती हैं वहाँ जो उन पत्तियों के नीचे जो वाटर होता है उसको रिलीज कर देती हैं, तो वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक हमने देखा कि पौधों में मूवमेंट कितने तरीके की होती है। एक तो होती है ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि एक दिशा में जो हो रही है उसको ट्रॉपिक बोलेंगे। उसमें कई सारे प्रकार आपने पढ़े, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोकीमोथिग्मो, ठीक। और एक पढ़ा आपने नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, जैसा छुई में जिसमें दिशा की जरूरत नहीं है, आप किसी भी दिशा से आइए वो मूवमेंट होनी ही है, ठीक है। अच्छा,
अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स हमने बहुत बड़ा कि इसका हार्मोन्स में ही गड़बड़ है यार, ये कि ऐसा है नहीं, ये इसका हार्मोनल प्रॉब्लम है कोई, है ना। या कभी कभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है इनका, ठीक है। तो वो हार्मोन क्या चीज होती है? हार्मोन देखो होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल सिक्रीशन होता है। वो जो कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ ग्लैंड होती हैं, वो हार्मोन निकालती है। हार्मोन एक मैसेंजर की तरह होता है, ठीक। वो क्या होता है कि जो ग्रंथियां होती हैं उनका ये काम होता है कि भैया ये आपको ये काम शुरू कराने के लिए ये मैसेज रिलीज करना है, ठीक है। जैसे क्लर्क क्या होता है, उसका काम क्या है, सिर्फ आदेश निकाल के बस निकालता रहता है, बस उसका काम है छपाई करके निकालते रहो और देते रहो। हाँ भैया फलाने सिंह ने कहा है आपको ये काम करना है, फलाने सिंह ने कहा है कि आपका ये डिपार्टमेंट, फलाने सिंह ने आप सबकी ड्यूटी लगा दी है, ऐसा है। तो वो वैसे ही काम करती है ग्लैंड्स हमारी, है जो ब्रेन हमारा देता है सिग्नल, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो काम है हमको, वो जो है हार्मोन रिलीज करती है, चिट्ठी लिख के भेज देती है, भैया ये जाओ अभी इसका काम आ गया कि अब खाना आ गया, इसका मेटाबॉलिज्म करें, या हमारा ये जो बीमारी या कुछ ऐसे देखा गया अभी इनको ये काम करना है, या आपदा आ गई है तो अब हमारे बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, हमने हमारे सामने आ गया ऐसे, तो हमारी बॉडी को कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हार्मोन एक मैसेंजर की तरह होता है, मैसेज देता है। वो पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो हम पहले देख लेते हैं पादपों में हार्मोन। हाँ, आज हमने प्लांट को ही फर्स्ट रखने की सोची है। तो पादप में दो तरह के हार्मोन होते हैं। एक जो होते हैं जो उनकी वृद्धि बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब पादपों में क्या वृद्धि ही है उसका सब, और एक होता है जो उससे वृद्धि रोकते हैं, ठीक। तो जो वृद्धि बढ़ाते हैं उसमें है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और फ्लोरिजन। तो ये जो है ये वृद्धि बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि जिब्रेलिन क्या है, ये बीज है, बीज से अंकुरण कराने का काम आता है, ये वृद्धि को नियंत्रित करता है ना। ये जैसे साइड वाइड में जो ब्रांचेस निकल रही हैं इन सबको, और जो पौधे नए निकल रहे हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे फिर इस तरह से, तो वो जिब्रेलिन। लेकिन ऑक्सिन क्या करता है कि जो सूरजमुखी का मैंने एग्जांपल दिया कि वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है प्रकाश की तरफ आकर, ऑक्सिन क्या टिप पे होता है, जो ब्रांचेस होती हैं उसकी टिप पे होता है, पौधे की टिप पे होता है, वो उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए जो लंबाई या नापी जाती है, वृद्धि नापी जाती है पौधों में, उसका जो यंत्र होता है उसको ऑक्सीनोमीटर कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये वृद्धि को नापने के लिए, वृद्धि के लिए ये होता है, कारक होता है ऑक्सीजन, ठीक। अब साइटोकाइन आपने उसमें भी सुना है भाई, सेल में साइटोकाइन क्या होता है, सेल डिवीजन होगा तभी तो वृद्धि होगी, तभी तो वो संख्याएं बढ़ेंगी और नए नए आकार बढ़ेंगे, बड़ा होगा पौधा, ठीक। और फ्लोरिजन होता है फ्लावर्स के लिए, फ्लावर की वृद्धि के लिए, फ्लावर खिलाने के लिए, ठीक। अब क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन हम देख लेते हैं। अब वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन से हार्मोन है, ये भी जरूरी है भाई। मतलब कोई हार्मोन नहीं होगा तो फिर वो ऐसे ही नए नए पत्तियां आती जाएंगी तो आती ही जाएंगी, नई ब्रांचेस होती जाएंगी, नए फल आते जाएंगे तो आते ही जाएंगे, फिर तो भाई एक ही साल में खत्म हो जाएगा। तो ये भी जरूरी है। उसके लिए होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है कि ये उसकी वृद्धि को कंट्रोल करता है, और वहां पर जहाँ जैसे पत्तियां पुरानी हो गई या फल पक गए हैं तो वो वहां से टूटेंगे कैसे, मतलब जब तक उसमें कुछ वहां पर डेड सेल जो बनती है वो सारा उसको टूट के गिरा देता है, पत्तियां नई पत्तियां होने के लिए जगह। तो ये सारा एब्सिसिक का। एथिलीन क्या होता है, ये फलों को पकाने का काम करता है। जैसे को आप फल लाते हो, जैसे आम लाते हो, ठीक है, आम में क्या है, कहते हैं कि अरे ये देखो इसमें सफेद सफेद सा ऊपर टिप के पास निकलता रहता है, उसको कहीं रगड़ देते हो कि ये खत्म हो जाएगा, उसको धुल देते हो या उसको टपका देते हो कि ये लग जाएगा तो हमारी फोड़ियां निकल आएगी, फुंसी निकल आएगी। क्यों, वो एसिड होता है। वो कौन सा एसिड होता है, वो यही वाला होता है, एथिलीन एसिड। ये नुकसान करता है, ये फल को पकाता है, ये फलों के अंदर रहता है, ये फलों को पकाता है, ठीक है। और जो बाहर पकाते हैं ना कार्बाइड वाला, जो कार्बाइड में वाटर डालते हैं तो वो एसिटिलीन बन जाता है। वो एसिटिलीन जो बहुत नुकसान करता है, वो जहां पर ज्यादा पड़ता है वहां फल ज्यादा पक जाएगा, जहां कम ऐसे। इसीलिए जो होते हैं ना जो से पकाए जाते हैं आम, वो देखो ऊपर से आधे हरे होंगे आधे पीले होंगे, अंदर भी पता चला कि जब अंदर बिल्कुल अंदर है वहां पर तो कच्चा ही है और बाहर जो एकदम गल गया है, ऐसे मतलब अनइवन टाइप का रहता है वो। उसमें भी तो मैंने बताया एक वीडियो जिसमें जो दवा से पकाए जाते हैं फ्रूट, वो अनइवन तरीके से पकते हैं, क्योंकि जहां दवा पहुंचेगी वहां तक पकते जाएंगे, जहां तक नहीं पहुंचेगी वहां तक नहीं पकेंगे। और जो नॉर्मल नेचुरल तरीके से पकते हैं, एथिलीन की वजह से पकते हैं, तो वो तो भाई पूरे में इवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो इवनली पकते हैं बहुत अच्छे से, उनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो नेचुरली दिए गए हैं, ठीक। अच्छा, अब जंतुओं में हार्मोन पढ़ लेते हैं। जंतुओं में बहुत सारे हार्मोन है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ आप एग्जाम में खाली ये पूछा जाता है कि ये वाली ग्रंथि कौन सी जगह पे होती है और क्या इससे हार्मोन निकलता है, और इसका मतलब बस एक मोटा मोटी अंदाजा आपको हो जाए। तो यहाँ कुछ ही हार्मोन है जो मेन है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे मास्टर ग्लैंड होती है, कि ब्रेन में होती है, ब्रेन के अंदर। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड छोटी सी होती है, बिल्कुल ऐसे छोटी सी, और लेकिन इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है, इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ठीक। और ये ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है तो जाइजेंटिज्म, यानी बहुत लंबा चौड़ा हो गया, कोई बहुत एबनॉर्मल तरीके से लंबा हो जाता है, और कोई बहुत
बहुत छोटा रह जाता है, बौनापन हो जाता है उसमें। तो डॉर्फिज्म और जाइजेंटिज्म यानी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो वो बहुत लंबा हो गया, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकला तो वो बौना हो गया। तो वो ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक। अच्छा, दूसरी होती है थायराइड। थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन, ये गले में होती है हमारे। ठीक है। और ये थायरॉक्सिन जो होता है ये हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसका मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आयोडीन। आप देखो पूरा गला सूज जाता है, किसी किसी को घेंगा, और टीवी में ऐड देखा जो आयोडीन नमक वाले ऐड में तो घेंगा हो गया, या आप आयोडीन नमक खाओ, आयोडीन बहुत जरूरी है। वो क्या होता है? वो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो स्वेल कर जाती है, कि उसको बहुत ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब करना होता है, तो वो अपना एरिया बढ़ा लेती है। उसको लगता है एरिया बढ़ जाएगा तो ढेर सारा एब्जॉर्ब कर पाऊंगी, तो इसलिए वही गले में जो फूल जाता है वो घेंगा, वो इसी की वजह से होता है। थायराइड ग्रंथि के फूलने से आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी होने पे थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पाती है, और ना काम कर पाने की वजह से ये और आयोडीन एब्जॉर्ब करने के लिए अपना साइज बड़ा कर लेती है, और फिर वो घेंगा रोग हो जाता है। इसीलिए आयोडीन बहुत जरूरी है थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए, क्योंकि थायराइड रिलीज करता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन क्या रेगुलेट करता है? हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, हमारा प्रोटीन, हमारा फैट, ये सब का पाचन जो है इसका नियंत्रित करता है। और जब ये सारी चीजें हमारी रेगुलेट होंगी तभी हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से एनर्जी मिलेगी, और वो अच्छे तरीके से स्वस्थ तरीके से काम कर पाएगा। इसलिए थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है। उसके बाद है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, इसके पहले जब मैंने आपको वो वाला चैप्टर पढ़ाया था एक्सक्रीशन वाला, उसमें जब किडनीज पढ़ाई थी, तो किडनी के ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, वो एड्रीनल ग्लैंड होती है। एड्रीनल जो होती है वो किडनी होती है जो हमारी, है ना, उसके दोनों के ऊपर होती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं एड्रेनालिन। ठीक। इसका क्या काम होता है? ये इमरजेंसी में काम आता है। इमरजेंसी कैसे? जैसे कि मान लो आप कहीं पार्क में बैठे हो और सडनली आपने देखा कि आपकी वाली तो किसी और के साथ घूम रही, तो मतलब वो कैसी सिचुएशन है, और उसके साथ घूम रही जिससे आपका 36 का आंकड़ा है, तो फिर क्या होगा भाई? फिर तो मतलब आपका मतलब आंखें लाल हो जाएंगी, और आपको गुस्से से आपका मुंह लाल हो जाएगा, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आपकी सांसें बढ़ जाएंगी, मतलब बहुत सारी अजीब कंडीशन हो जाएगी ना। तो वो सारी चीजें एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका बॉडी का वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका जो है जो रक्त का संचार है वो बढ़ जाएगा, है ना, गुस्से में। तो वो सब कंट्रोल कौन करता है? वो एड्रिनलिन करता है, वो इमरजेंसी हार्मोन इसको बोलते हैं, जो कि जैसे अब ये तो एक एग्जांपल हो गया फाइट मोड में, जब आप फाइट मोड में आ रहे हो। इसके अलावा जब आप डर के मोड में रहते हो तब भी ये काम करता है, इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, रात में बिंदास दावत खा के लौट रहे हो, बाइक चला रहे हो, और तब तक पीछे से कुछ छन छन सी आवाज आने लगी है, तो फिर क्या होगा? तो फिर मतलब ऐसा तो है नहीं कि मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा कि वाह जंगल में मंगल होने का हो गया। तो वो कंडीशन क्या होती है, उसमें भी जब वो डर जाता है आदमी फ्लाइट मोड में, एड्रेनालिन जो होता है ये सीक्रेट होता है, ये आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। आपकी आंखी पुतलियां जो है वो फैल जाती हैं, और जो बीपी हाई हो जाता है, जो सांसें तेज हो जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, वो सब इसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एक है हमारी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपने वहां भी पढ़ा था, जब हमने पाचन पढ़ा था वहां पर पढ़ाया गया था कि पैंक्रियाज से जो है आपका हार्मोन निकलता है जो कि पाचन में सहायक होता है। तो पैंक्रियाज जो होती है ना, ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होती है। एक्सोक्राइन क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में वो होता है, नली होती है, नली की से हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन एंडोक्राइन जो होता है उसमें डक्टहीन जिसको बोलते हैं, डक्टलेस जिसको बोलेंगे, उसमें नली नहीं होती, वो डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है हार्मोन। तो ये दोनों तरीके का हार्मोन निकालता है। ये निकालता है इंसुलिन। पैंक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसुलिन निकलना कम हो जाता है तभी डायबिटीज होता है, क्योंकि ये इंसुलिन जो होता है ना हमारे ब्लड में जो होता है ग्लूकोज को, शुगर को मेंटेन करके रखता है। तो शुगर को जब मेंटेन करता है, और अगर ये शुगर को मेंटेन नहीं करेगा, इंसुलिन शुगर को मेंटेन नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो शुगर ब्लड में बढ़ जाएगा, और ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बढ़े तो डायबिटीज हो जाएगा, उसी को डायबिटीज बोलते हैं। तो वही होता है ना, जब डायबिटीज होता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक से सिक्रीट नहीं हो रहा है, सही अमाउंट में नहीं है। अब इस तरह से अब हम पांचवा देखते हैं गोनैड्स। गोनैड्स होते हैं कि जो हमारे सेक्सुअली फीचर होते हैं उनको डेवलप करने के लिए होते हैं। ठीक है। मेल और फीमेल में, जैसे मेल है तो उनमें दाढ़ी मूंछ आएगी, उनकी आवाज भारी हो जाएगी, और उनके सेक्सुअल पार्ट्स जो है अच्छे से डेवलप होंगे। और फीमेल में भी ऐसे चेंजेस आते हैं, है ना, जो फीमेल में सेक्सुअल पार्ट्स डेवलप है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या जो ये सारी चीजें, उसके लिए भी तो हार्मोन चाहिए कि बताए हाँ भैया अब ये चीजें आपको चेंजेस करने हैं। तो वो जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, ये फीमेल
मेल में होता है, सिक्रीज करती हैं, ओवरीज सिक्रीज करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, ये मेल में सिक्रीट होता है। ये सब कौन सिक्रीट करता है? गोनाड्स। तो इस तरह से हमने हार्मोन का एक हल्का फुल्का सा वो ले लिया है, आइडिया ले लिया। फिलहाल इससे भी ज्यादा ग्रंथि होती हैं और हम हायर क्लास में जब एंडोक्राइन सिस्टम का पूरा एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, जैसे थायराइड है तो एक पैराथायराइड भी होती है, हाँ थाइमस ग्लैंड भी होती है जो बचपन में होती है और बड़े होने पे नहीं रहती है। फिर इस तरह से बहुत सारी हार्मोन्स, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक सरसरी निगाह में बस ये समझाया जा रहा है कि हमारी बॉडी में समन्वय कैसे होता है। नियंत्रण तो हमारा ब्रेन कर लेता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जो ब्रेन है और जो बॉडी के पार्ट्स है हमारे, हाँ जो हमारे हाथ है। अब ब्रेन को ये है कि आपको हाथ ऐसे हिलाना है, तो अब ब्रेन ने तो कह दिया ऐसे हिलाना है, अब वो हिलेगा कैसे? उसके लिए बहुत सारी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी मसल्स है, वही तो इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ हमारे ब्रेन में जो नर्व्स निकल के आई उन्होंने वो संदेश ला के दी, फिर यहाँ की पेशियां सब उसके साथ एडजस्ट कर रही है। मैं बोल रही हूँ उसमें बहुत सारी पेशियां एडजस्ट कर रही हैं। तो ये सारे समन्वय कैसे होता है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। इसमें हमने देखा कि नियंत्रण और समन्वय हमारी बॉडी में और प्लांट्स में कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स।